देखिए, डिप्लोमा इन आईएफआरएस अब जो एग्ज़ाम है वो होती है कंप्यूटर बेस पे, सीबीई पैटर्न पे। तो आपके अंदर थोड़ी सी एक्सेल की स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एसीसीए का जो डिप्लोमा है ये प्रॉपर आपकी 100 मार्क्स की एग्ज़ाम लेने वाला है। 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 25 मार्क्स ईच। और इन 4 क्वेश्चन के अंदर कुछ सब पार्ट्स भी होते हैं। तो देखिए, अगर सिलेबस के पॉइंट, अच्छा आप लोगों को बुक्स थोड़े टाइम बाद मिलेगी, क्योंकि दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जो बुक्स हैं वो जून में आती हैं। तो मैं आपको कुछ पीडीएफ्स वगैरह शेयर कर दी हैं मैंने, अगले महीने आपको आपके बुक्स डिलीवर हो जाएंगी। ओल्ड मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हैं, क्योंकि लेकिन आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हैं तो अपडेटेड बुक्स आएंगी। वैसे खास उसमें अमेंडमेंट कुछ है नहीं, अगर किसी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी तो मैं भेज भी दूंगा, पुरानी वाली है अभी। तो दिसंबर 2021 में आपको एग्ज़ाम देनी है। तो देखिए, डिप्लोमा इन आईएफआरएस एक बहुत बड़े लेवल का डेजिग्नेशन है, इंटरनेशनल वैलिडिटी है। एग्ज़ाम में पासिंग परसेंटेज जो है 50% है। आपको 50% मार्क्स अचीव करने होंगे। कंप्यूटर पे ऐसे एक्सेल में ही आपको प्री डिसाइड, एक दिन मैं आपका पूरा लेक्चर लूँगा जिसमें किस तरीके से आपको कंप्यूटर पे परफॉर्म करना, हर स्टूडेंट को मैं गाइड करूँगा उसमें। तो डिप्लोमा इन आईएफआरएस जो है वो 3 सेगमेंट में कवर होता है। एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबसे पहले हमें यही समझ में आए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट आर द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या होते हैं? सर पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 4, सबसे पहला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह लीजिए, या इनकम स्टेटमेंट कह लीजिए, जिससे इनकम स्टेटमेंट। दूसरा बैलेंस शीट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट का क्या, अच्छा दोनों में अगर मैं आपसे डिफरेंशिएशन पूछूं तो आप मुझे बताइए बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, क्यों बनाते हैं इनकम स्टेट? हाँ बताइए। ये इनकम शो करता है एट अ पर्टिकुलर डेट। हाँ, ये आपको इनकम, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिजल्ट बताता है। क्या बताता है? रिजल्ट कि एक पर्टिकुलर, इसीलिए इसको बोला जाता है फॉर द ईयर एंडेड। ये पूरे साल भर के लिए बनाया जाता है। और बैलेंस शीट जो होती है वो आपको एक पर्टिकुलर डेट पर पोजीशन बताती है, इसलिए ये एज ऑन बनाया जाता है, किसी एक डे पर बनाया जाता है। इसीलिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को भी बैलेंस शीट बोला जाता है। तो हो सकता है कि कई बार आपको ये वर्ड देखने को मिल जाए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो आप यही समझना कि वो बैलेंस शीट के बारे में बात कर। तीसरा जो है वो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या पर्पस होता है? ये आपको सोर्स ऑफ फंड एंड उसका एप्लीकेशन, कि आपको किन किन सोर्स से फंड आया है और कहां कहां आपने उसका एप्लीकेशन किया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 बेसिकली ये हो गए। उसके बाद हम बात करें एज पर इंटरनेशनल गैप, यूएस गैप। देखिए, वर्ल्ड जो है वो 2 प्रकार के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर काम करता है। वर्ल्ड इज ए बाइलिंगुअल अकाउंटिंग वर्ल्ड। एक है यूएस गैप जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, और एक है आईएफआरएस।
अपार्ट फ्रॉम यूएस कंट्री इंटायर वर्ल्ड जो है वो IFRS फॉलो करता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो एक आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये भी हम समझेंगे कि ये क्या होता है। और जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं, जिसमें कि सारी पॉलिसीज आती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल। दीज आर दी पार्ट ऑफ ए बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। उसके बाद अगर आप हम बात करें, इन पांचों को ही क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो आइटम्स होती हैं, जिसको कह लीजिए रेवेन्यू, एसेट, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, तो ये सब क्या कहलाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है, फाइनेंशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट क्या दिए गए हैं, IFRS दिए गए हैं। तो IFRS को जो इंट्रोड्यूस करने वाली गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है ISB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इसका पूरा बैकग्राउंड हम किसी दिन पढ़ेंगे, लेकिन आज से जो हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स को से रिलेटेड स्टार्ट हो रहा है। तो आज से जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 100 मार्क्स के पेपर में इन सारी चीज़ों का अगले 1-1.5 महीने में जो पोर्शन है वो 85%, 3 महीने टोटल लगेंगे आपके इसको ख़त्म होने में। तो 3 महीने के अंदर हम लोग डिप्लोमा इन IFRS करेंगे, मई, जून, जुलाई। उसके बाद 1 महीने आपको आखिरी में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ताकि आप ACC की एग्ज़ाम को भी क्या कर सकें, पास कर सकें। तो आज मैंने आपको PDF मिल गई है कि नहीं सभी को? राहुल जी ने भेज दी होगी आपको। मिली है सर। यस सर। मेरे को नहीं मिला है सर। आपको नहीं मिली तो आपको क्लास के बाद अभी राहुल जी को तो नंबर होगा ना आपके पास, राहुल का। हाँ। उनको बोल देना, आपको भेज देंगे। मैंने बुक्स इसलिए बताया क्योंकि बुक्स अब आएगी दिसंबर का जो अमेंडमेंट है, क्योंकि अब आप लोग जो एग्ज़ाम देंगे दिसंबर में, तो उसकी बुक्स आती है जून में। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपको PDF पहुंचा देंगे, ताकि आप स्टडी भी कर सकें, और जैसे ही नई बुक्स आएंगी आपके एड्रेस पे अपडेट हो जाएंगी। पर किसी को जल्दबाजी होगी सर मुझे तो पुरानी चल जाएगी, तो मुझे बता देना, तो मैं पुरानी भी भिजवा दूंगा। बुक्स पड़ी हुई हैं, चेंजेस कुछ नहीं है, छोटे मोटे नए क्वेश्चन है वो, लेकिन वो जून में आने वाली है नई वाली, तो इसलिए मैंने रोक रखी है अभी। तो आज जो हमारा पहला लेक्चर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट से रिलेटेड है, और वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का IFRS 15। तो मैं 1 सेकंड आ रहा हूँ बस। तो आप सभी के सामने स्क्रीन पर IFRS 15 दिया हुआ है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IFRS 15। मतलब इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन, अगर 4 जो क्वेश्चन हैं उसमें से एक क्वेश्चन में ये कहीं ना कहीं बिल्कुल आएगा। तो इस चैप्टर का नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल टॉपिक दोनों हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। IFRS 15, तो बेसिकली IFRS 15 जो बात करता है, अगर नाम देखें तो नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो मुझे बताइए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेवेन्यू का क्या मतलब है। सबसे पहले तो हम यही समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। तो अगर रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में, अच्छा आज एक टेलीग्राम चैनल का आप सभी को लिंक आएगा, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जाएंगे ताकि आप इसको रिवीजन के लिए देख सकें।
सो रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर में सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेवेन्यू। तो देखिए रेवेन्यू का मतलब होता है ग्रॉस इनफ्लो फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना मेजर बिजनेस लाइन से जो रेवेन्यू रिसीव करती है, जो ग्रॉस इनफ्लो, जैसे अगर मान के चलिए जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी इंस्टीट्यूट का नाम AKPIS, तो जो हम बच्चों से ट्यूशन फीस लेते हैं ये हमारे लिए रेवेन्यू है। इट इज आवर रेवेन्यू। ये हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू है। इस ट्यूशन फीस को अर्न करने के लिए हमें कुछ एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, बुक्स, इंटरनेट एक्सपेंसेस या एडवर्टीजमेंट, तो ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो ध्यान रखिए केवल ग्रॉस जो इनफ्लो है, जो जो ट्यूशन फीस आती है, वही हमारे लिए रेवेन्यू है। ये जो एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद रेवेन्यू में से जो एक्सपेंसेस माइनस करते हैं उसको तो हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अपने आप में डिफरेंट है। तो आपको IFRS 15 में वो रूल्स सिखाए जाएंगे जिसके बेसिस पर आपको रेवेन्यू को रिकॉग्निशन करना है कि किस तरीके से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सारे रूल्स, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, ये यूनिवर्सल है। मतलब अगर आपका बिजनेस किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे आप ट्यूशन इंडस्ट्री में हो, गारमेंट इंडस्ट्री में हो, सिनेमा में हो, हर जगह अगर आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है अपार्ट फ्रॉम US कंट्री, किसी भी कंट्री में हो, तो आपको देखिए IFRS पढ़ने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप इंटरनेशनल ग्लोबल अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। जो आपने आज तक पढ़ते आए थे, वो जो आप पढ़ रहे थे वो डोमेस्टिक अकाउंटिंग थी, जो इंडिया की आप पढ़ते थे। अगर आपने सिंसियरली अगले 2.5-3 महीने मेहनत कर ली तो आप एक ग्लोबल डेजिग्नेशन के क्वालिफिकेशन को अचीव करने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि IFRS 15 जो है वो बेसिकली बात करता है कि रेवेन्यू को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना, उसके क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। तो ये एक थ्योरी वाला भी टॉपिक है और एक प्रैक्टिकल भी है। तो थोड़ा सा पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि रेवेन्यू इज ए इनकम अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एंटिटीज एक्टिविटी। इट मे बी कॉल्ड डिफरेंट नेम्स सच एज सेल्स, फीस और रॉयल्टीज। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो रेवेन्यू है वो मेरा ट्यूशन फीस है। तो आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के कुछ रूल्स दिए गए हैं। ये जो पहली स्टडी गाइड है ना, ये जो पहला पन्ना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसको हम पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। तो अगर आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना है तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल बोलता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला रूल हमने लिखा है यहाँ पर, कि अगर आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, किसी ट्रांजैक्शन में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, तो रिकॉग्नाइज करने के लिए कस्टमर और सेलर के बीच में क्या होना चाहिए? एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे आप और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने आपको IFRS की कोचिंग प्रोवाइड करना और आपने बदले में फीस देना, इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन करने के लिए एक सबसे पहले क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बस यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को आप हमेशा याद रखना। इसका एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा मैं प्रैक्टिकली, और इसको मैं बिल्कुल ग्रीन कलर में भी हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे कि यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रेवेन्यू अगर रिकॉग्नाइज करना है
तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मतलब आप रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दे दिया। मान के चलिए आपके पास एक कस्टमर आता है और उस कस्टमर ने आपको एडवांस में मनी दे दी कि मैं आपसे मोबाइल खरीदना चाहता हूं। वो आपके पास आया है 1 जनवरी 2021 को और उसने आपको लेट से 40,000 INR पे कर दिए और वो बोल रहा है कि मोबाइल मैं आपसे जो खरीदूंगा वो 31 जनवरी को आप मुझे दे देना। आपने उसको 31 जनवरी को दे दिया, आपने 40,000 रुपये यहाँ पे रिसीव कर लिए उससे। मुझे बताइए कौन सी डेट को आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, 1 जनवरी को करेंगे या 31 जनवरी को करेंगे? आपके एक्सपीरियंस से बताइए। 31 जनवरी को करेंगे। 31 जनवरी को करेंगे। क्यों 31 जनवरी को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? क्योंकि सर, इसको liability में बुक कर परफॉर्मेंस देंगे। ऑब्लिगेशन जो दिया है वो आपने पैसा पहले रिसीव कर लिया, तो इसका Yes, मतलब sir. सर पेमेंट जो हमने रिसीव कर लिया है, पेमेंट जो रिसीव्ड है, अगर वो बिफोर परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस, तो वो रेवेन्यू नहीं, वो क्या माना जाएगा? लायबिलिटी। तो चलिए जनरल एंट्री अगर हम पास करें तो 1 जनवरी को हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए? जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट। सर कैश आ गया हमारे पास यस सर। 40,000। क्या हम यहाँ पर सेल्स कर दें सीधे 1 तारीख को? नहीं कर सकते, क्योंकि Liability उस दिन account तो यहाँ तो हम sir. क्या करेंगे, उसको अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या बोलेंगे? अनअर्न्ड रेवेन्यू। आपको बेसिक फंडामेंटल में सर ने अनअर्न्ड इनकम समझाया होगा अगर आपने बेसिक क्लासेस अटेंड करी हैं तो अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या है? हमारी लायबिलिटी है। सर ये तो हमारी लायबिलिटी है। अब जब 31 जनवरी को हम उसको मोबाइल डिलीवर कर देंगे तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया। तो इसका मतलब सर जैसे ही हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दे दिया, ये लायबिलिटी जो है हमारी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस रेवेन्यू में कन्वर्ट कर देते, तो अनअर्न्ड रेवेन्यू को अकाउंट डेबिट टू क्या करें हम? अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स हमने किस डेट पर रिकॉर्ड किया है? जिस दिन हमने क्या किया है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दे दिया। तो रूल नंबर 2 जो बात करता है कि पहला तो बोलता है सर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कस्टमर और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जैसे ही हमने दी, हमने रेवेन्यू को क्या करा है? रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन अगर पेमेंट बिफोर रिकॉग्निशन, बिफोर परफॉर्मेंस हो जाता है तो वो रेवेन्यू नहीं माना जाता, वो क्या माना जाता है? लायबिलिटी। और तीसरी कंडीशन है कि हर ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन प्राइस होनी चाहिए। तो जो तीसरी कंडीशन है वो ट्रांजैक्शन प्राइस है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस होना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है अलोकेशन ऑफ द प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। चौथी कंडीशन सर ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? 40,000 है। अभी ट्रांजैक्शन प्राइस को भी हमने डिटेल में समझना। अभी तो हम 5 कंडीशन समझ रहे हैं। 5 मॉडल के नाम से जाना जाता है इसको। ये जो 5 मॉडल है ना प्रिंसिपल, इनको आपने अच्छे से समझना है। ये डिटेल में और समझेंगे हम लोग। अभी हमने ट्रांजैक्शन प्राइस को समझा कि सर इसमें ट्रांजैक्शन प्राइस 40,000 थी। चौथी कंडीशन जो आ रही है अलोकेशन ऑफ द प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अलोकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन।
तो सर ये चौथी कंडीशन में अलोकेशन को भी समझा दीजिए क्या है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको याद रहेगा। अलोकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में मोर देन वन ऑब्लिगेशन है, मोर देन वन ऑब्लिगेशन है, मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो ट्रांजैक्शन प्राइस को डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर अलोकेट करना है। और अलोकेशन जो करेंगे, बड़े ध्यान से समझना इसको, अलोकेशन जो हम करने वाले हैं वो स्टैंड अलोन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, स्टैंड अलोन फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे करेंगे। सर एग्जाम्पल से समझा दीजिए। बिल्कुल समझा देते हैं। मान के चलिए आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी है आपकी सॉफ्टवेयर की। आपने एक क्लाइंट के साथ एक डील करी कि हम आपको एक तो सॉफ्टवेयर बेचेंगे प्लस उसको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सर्विसेज भी देंगे, प्लस आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस अगले 3 साल तक हम आपको करके देंगे। और हमारी जो प्राइस हमने क्लाइंट को, अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूं कि ये अलोकेशन क्या है, ये पूरा डिटेल में भी समझेंगे हम। सॉफ्टवेयर भी है, इंस्टॉलेशन भी, और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 3 साल के लिए हम दे रहे हैं। हमने क्लाइंट को ऑफर किया है कि या तो आप तीनों सर्विसेज हमसे इकट्ठी ले लो, या तीनों सर्विसेज को डिफरेंट डिफरेंट क्या कर सकते हो, आप हमसे ले सकते हो। अगर आप अकेले सॉफ्टवेयर लेते हो तो 40,000 का पड़ेगा। इंस्टॉलेशन कहीं से सॉफ्टवेयर खरीद लो, हम आपको इंस्टॉलेशन की सर्विस 10,000 में दे देंगे। या सॉफ्टवेयर आपने दूसरी कंपनी से खरीद लिया, आप हमसे केवल मेंटेनेंस कराना चाहते हो तो हम 25,000 रुपये, या छोड़िए हम 36,000 रुपये 3 साल के लेंगे। ये 3 हमने उसको प्राइस बताई, सिंगल स्टैंड अलोन बेसिस पे। अगर आप पैकेज के रूप में जाते हो तो पैकेज के रूप में हम आपको थोड़ा सा सस्ता देने को तैयार है। कितने में देने को तैयार हो? बोले हमने ये अगर टोटल कीमत देखें तो 40 और 10 50 86 होती है, लेकिन हम आपको लेट से ये 72,000 में एज ए लमसम देने को तैयार है। तो हमारी इस ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? सर ट्रांजैक्शन जो प्राइस है वो तो 72,000 है। ट्रांजैक्शन प्राइस 72,000 है, ये तो तीनों की है। तो हमने अभी पढ़ा ना चौथा रूल, अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मुझे बताइए यहाँ पे कितने प्रकार के ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर? 3 तरह का। 3 तरीके की। एक तो सॉफ्टवेयर देना, उसको उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना, और 3 साल तक उसको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो हम ये तीनों को तो ऐसा तो नहीं मान सकते कि ये 72,000 हमारी केवल सॉफ्टवेयर की रेवेन्यू है या तो तीनों को क्या करेंगे, हम इस 70,000 को अलोकेट करेंगे। किसके बेसिस पे? स्टैंड अलोन फेयर मार्केट वैल्यू पर आपने इसको क्या करना है, अलोकेट करना है। फिर जनरल एंट्री रिकॉर्ड करना है। तो अलोकेशन करें, सॉफ्टवेयर की रेवेन्यू कितनी? तो सर सॉफ्टवेयर की रेवेन्यू 72,000 मल्टीप्लाई 40,000 डिवाइडेड बाई 86,000, ये हमने प्रोपोर्शनेटली इन तीनों के प्रोपोर्शनेट में अलोकेट कर दिया। इसी तरीके से इंस्टॉलेशन, तो सर इंस्टॉलेशन को भी 72,000 मल्टीप्लाई 10,000 डिवाइडेड बाई 86,000। उसके बाद AMC, तो ये 72,000 इंटू 36,000 डिवाइडेड बाई, ये तीनों में हमने क्या कर दिया, इस 72,000 को अलोकेट कर दिया। अब जनरल एंट्री अगर पूछी जाए तो सर सॉफ्टवेयर तो इमीडिएटली बेच दिया, तो रेवेन्यू तो पहले कैश अकाउंट डेबिट, माल बेचते से ही कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते से ही पैसा आ गया 72,000।
टू सॉफ्टवेयर सेल तो हम इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि इसका तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दे दिया है। टू इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड 8.3 इंस्टॉलेशन भी हो गया, लेकिन क्या एएमसी अभी से दे दी है? एएमसी तो इसको क्या मान ले, अनअर्न्ड रेवेन्यू, क्योंकि अभी ये रेवेन्यू नहीं है, ये तो अगले 3 साल में है। तो वरना इसको अमोर्टाइज भी कर सकते हैं तो मंथ अब ऑन। इसको हम आने वाले समय में पहले साल के एंड में जैसे ही सर्विसेज दे दी, तो ये जो अनअर्न्ड रेवेन्यू है इसको 3 साल में हम क्या कर देंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये 30,000 को मैं 139 डिवाइडेड बाई 3 टू रेवेन्यू में ट्रांसफर कर देता हूँ ईयर एंड में। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस, एक सेकंड, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो हमारी जो चौथी कंडीशन थी वो क्या थी, अलोकेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। पांचवी कंडीशन जो हमने पढ़ी, रिकॉग्निशन ऑफ द रेवेन्यू व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर सेटिस्फाइड। चौथे में तो हमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना था, और जैसे ही हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दे देंगे हम हमारी रेवेन्यू को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये 5 कंडीशन जो हैं, ये जो 5 मॉडल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो 5 मॉडल है उसमें ये 5 कंडीशन है। अब कुछ डेफिनेशन आएगी यहाँ पे, बीपीपी का स्टडी मटेरियल है उसी से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे इनकम रेवेन्यू की डेफिनेशन तो सिंपल है, फिर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में मैं आपको समझाने वाला हूं। अब कुछ डेफिनेशंस को हमने समझना है। रेवेन्यू तो हमने समझ लिया, इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एंटिटीज, ऑर्डिनरी इनकम, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, जो आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होती हैं उससे रिलेटेड। फिर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी, एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज टू क्रिएट इन्फोर्सेबल राइट एंड ऑब्लिगेशन, जिसको कोर्ट के थ्रू आप क्या करा सको, इन्फोर्स करा सको, वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब एक आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट एसेट। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज को हमने समझना है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। एज पर IFRS 15। तो हम अब इसको समझने जा रहे हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज। तो देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स का मतलब होता है कि अगर आपको कैश आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन मिले, मतलब आपने ऑब्लिगेशन जो है वो पहले परफॉर्म कर दिया बिफोर रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू। आप बताइए, आपने किसी के लिए काम कर दिया और अभी आपको पैसा नहीं मिला, तो वो आपके लिए एसेट्स है या लायबिलिटी है? एसेट। एसेट से तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट जनरेट हो जाएगी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर क्या है, बिफोर रिसिप्ट क्या है, आप कर दें। दूसरी बात, अगर परफॉर्मेंस आफ्टर रिसीविंग ऑफ मनी हो,
अभी हमने पहले पैसा ले लिया था ना, तो हमने क्या किया था, हम लायबिलिटी जनरेट करी थी कि नहीं करी थी? पहले पैसा मिल जाए, परफॉर्मेंस बाद में जनरेट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कहलाएगी, और अगर पहले बाद में पैसा मिले, पहले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स बोलेंगे। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब होता है गुड्स और सर्विस, दैट इज आपको गुड्स और सर्विसेज देना। परफॉर्मेंस किस चीज में होती है? या तो आप गुड्स को डिलीवर करेंगे या सर्विसेज को परफॉर्म करेंगे। तो परफॉर्मेंस का मतलब ही यहां पर या तो आपने गुड्स को डिलीवर करना है या आपने सर्विसेज को परफॉर्म करना है। स्टैंड अलोन प्राइस मतलब उसकी मार्केट प्राइस, और ट्रांजैक्शन प्राइस जिसके ऊपर एक एंटिटी अपनी गुड्स और सर्विसेज को क्या करती है? ट्रांसफर करती है। अब हम रिकॉग्निशन मेजरमेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो बातें हमने पूरी डिटेल समझी थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, तो थ्योरेटिकली बताया जा रहा है कि कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दिया हो, द पार्टीज हैव अप्रूव्ड and are committed to fulfill the term of the contract. Each party regarding the rights regarding the goods and service to be transfer can be identified. मुझे बता दीजिए, आप जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको पता होता ना ये गुड्स मिलने वाला और ये सर्विसेज मिलने वाली, पेमेंट टर्म पहले से आइडेंटिफाई होती है, और आप प्रोबेबल करते हैं कि कितना कलेक्शन आपको मिलने वाला है, और कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। दूसरा जो मॉडल है वो बात करता है सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्या बात कर रहा है वो? सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली हमने समझना पड़ेगा कि देखिए, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब मुझे बताइए, आपने आरओ वाटर प्यूरिफाई, जो आरओ होता है वाटर प्यूरिफाई, उसके अंदर एक तो वो जो मशीन आती है उसको भी सेल किया जाता है, और साथ में इंस्टॉलेशन, तो ये तो एक प्रकार की सर्विस है, और ये क्या है? और गुड्स है। तो यहां पर कितने मोर देन वन परफॉर्मेंस है, तो दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? तो गुड्स के लिए रेवेन्यू आप अलग रिकॉर्ड करेंगे, और जो इंस्टॉलेशन या एएमसी चार्जेस हैं उसके लिए आप क्या करेंगे? रेवेन्यू को अलग से रिकॉर्ड करेंगे। तो दोनों के केसेस में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आपने क्या है? अलग अलग सेपरेटली आइडेंटिफाई करना होगा। तो एक कंडीशन क्या है कि अंडर IFRS 15 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर के साथ साथ जो दूसरी कंडीशन है आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कुछ गुड्स को प्रोवाइड करने की हो सकती है और कुछ सर्विसेज से रिलेटेड हो सकती है। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है लाइसेंस टू यूज़, जैसे हमने अभी बात करी थी कि एक इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर हो सकता है, एक सेल ऑफ हो सकता है, एक टेक्निकल सर्विसेज हो सकती है, टेक्निकल सपोर्ट, अपडेशन से रिलेटेड। तो ये सब क्या है? लाइसेंस को यूज़ करना एक अलग प्रकार का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, टेक्निकल सपोर्ट एक अलग प्रकार का, इंस्टॉलेशन सर्विस एक अलग प्रकार की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, अपडेशन एक अलग प्रकार की। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको हर कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट परफॉर्मेंस को क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमने बात करनी है डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। तो ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर दो चीजों को हम समझने वाले हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर हम दो कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? वो कंसीडरेशन है। तो कंसीडरेशन में दो चीजों को शामिल किया गया, एक वेरिएबल कंपोनेंट और दूसरा सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। इसको भी हम समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो
तो वेरिएबल कंपोनेंट वर्सेस सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट को हमने समझना। पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट द ट्रांजेक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन ए कंपनी एक्सपेक्ट टू बी इंटाइटल्ड टू फ्रॉम द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ट्रांजेक्शन प्राइस क्या, वो कंसीडरेशन है जो बदले में गुड्स और सर्विस को देने के लिए हमें मिलता है। लेकिन ट्रांसफर प्राइस के अंदर, ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर एक वेरिएबल कंसीडरेशन भी इंक्लूड होता है। अभी इस वेरिएबल कंसीडरेशन का मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। वेरिएबल कंसीडरेशन का मतलब है कि जो कि फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है। कंटिंजेंट इंक्लूड रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ कंटिंजेंट अमाउंट। जैसे हम एग्जांपल लें, मान के चलिए एग्जांपल इस वेरिएबल कंपोनेंट का एग्जांपल लेते हैं। वेरिएबल कंपोनेंट जैसे मान के चलिए आपने एक कार, आप गोवा घूमने जाते हैं, आपने कार ऑन रेंट ली, वेरिएबल कंपोनेंट में कार वाले ने आपको बोला है कि यार 15,000 रुपये तो पर मंथ का फिक्स किराया है, एक महीने के लिए आपको कार चाहिए 15 महीने, लेकिन 1,000 किलोमीटर के ऊपर जैसे ही चले जाओगे आपको 50 रुपीज़ पर किलोमीटर और चार्जेस देने पड़ेंगे। और मान के चलिए मैंने यहाँ पर 1200 किलोमीटर चलाई, तो मुझे बताओ मेरी रेवेन्यू कितनी है। सबसे पहले तो मुझे बताओ मुझे उससे कितना पैसा मिलेगा, रेवेन्यू कितनी जनरेट होगी मेरी ओवरऑल। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट करके बताइए। हम्म 25,000 रेवेन्यू। तो सर 15,000 तो फिक्स था, वो तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, ये तो फिक्स पोर्शन है। वेरिएबल पोर्शन कितना आ जाएगा? 200 किलोमीटर का 50 और वो लग जाएगा 10। बिल्कुल ठीक समझा, 200 इंटू, तो ये हो गया मेरा 25,000। तो ये वेरिएबल कंसीडरेशन मतलब जो कि फ्यूचर के ऑकरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस केवल फिक्स कंसीडरेशन को कंसीडर नहीं करती, मतलब रेवेन्यू आपकी दोनों होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 10,000, आपको थोड़ी पता है कार देते समय कि ये 200 किलोमीटर चलाएगा या 300 चलाएगा, तो आपने इसको क्या करना है, एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेट के लिए दो मेथड बताई गई है, एक बताई गई है प्रोबेबिलिटी मेथड, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। जैसे प्रोबेबिलिटी सर 200 किलोमीटर की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 300 किलोमीटर की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और सर 500 या ले लेते हैं 600 किलोमीटर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.3। तो मुझे बताइए कितना एस्टीमेट वो चला सकता है। तो कैसे निकालोगे किलोमीटर प्रोबेबिलिटी, तो 200 इंटू 0.2 कर दिया, 300 का 0.5 कर दिया, सॉरी 300 इंटू 0.5 और 600 इंटू 180, तो ये हमने 370 किलोमीटर, तो ये हमारी चल गई। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी मेथड के बेसिस पे वेरिएबल कंसीडरेशन को एस्टिमेट करके रेवेन्यू को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो दोनों को कंसीडर करता है, वेरिएबल कंपोनेंट को भी कंसीडर करता है। और अब हम एक डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। सर सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट का मतलब आपको कैश प्राइस अलग मिल रही है
और कुछ टाइम के कारण एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। मतलब मैं अब आपसे पूछता हूं, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान के चलिए एक कस्टमर आपसे बोलता है कि यार मैं आपसे एक मोबाइल खरीदना है मुझे, या एयर कंडीशनर खरीदना है, और हमने उसको पूछा ठीक है ले लो। उसने बोला मैं पेमेंट आपको है ना 2 साल बाद करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो उसने हमें प्राइस बताई, ठीक है, कि 2 साल बाद ये पैसा मुझे दे देना आप, और हमने उसको प्राइस बताई 1,20,000। और मान के चलिए क्वेश्चन में आपको एक डिस्काउंट रेट गिवन है। डिस्काउंट रेट मतलब इन्फ्लेशन रेट समझ लीजिए आप। तो जब कभी भी क्वेश्चन में टाइम का कंसीडरेशन दिया हो, मुझे बताइए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो हमने आज दे दिया है, टुडे दे दिया है, हमने एसी अभी दे दिया, पैसा हमको बाद में मिलना है। तो रेवेन्यू हमें कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? जब आज रिकॉग्नाइज करना चाहिए, या 2 साल बाद जब पैसा मिले तब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? As and when it is received. तो हमने अभी गोल्डन रूल पढ़ा, व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। हमने ये तो नहीं पढ़ा ना कि कैश रिसिप्ट के बेसिस पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या ये हमने पढ़ा है? हमने तो क्या पढ़ा, व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आज हुआ है या 2 साल बाद हुआ है? मेरा क्वेश्चन आपसे है। आज ही हुआ है। आज ही हो गया। तो हम आज रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज करें, लेकिन इस 1,20,000 में एक फाइनेंस कंपोनेंट भी शामिल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइनेंस कंपोनेंट को अलग करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस ट्रांजैक्शन की हमें क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। हमें क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आज हमें 0 ईयर पर पता करना पड़ेगा, 0 ईयर, और ये 2 साल बाद है। तो जो 2 साल बाद 1,20,000 मिल रहा है, उसकी आज वैल्यू कैसे पता करें? अगर 12% हमारा इन्फ्लेशन की रेट है, तो हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आर। ये फॉर्मूला लिख लेना। कल मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लेक्चर समझाऊंगा एक। तो मेरी फ्यूचर वैल्यू 2 साल बाद कितनी है? 1,20,000। प्रेजेंट वैल्यू मुझे आज निकालना है। वन प्लस आर कितना, और कितने साल है वहां पे? कितने साल है? तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस तो 1,20,000 तो 9,5 मेरी क्या हो जाएगी? रेवेन्यू। और बाकी क्या हो जाएगा? 1,20,000 माइनस 9,5,663 इंटरेस्ट। ये मेरा सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। तो सर इसका मतलब 0 ईयर पर जो मेरी रेवेन्यू है वो 9,5,663 है, और जो फर्स्ट ईयर के एंड पे मुझे इंटरेस्ट इनकम होगी वो इसके ऊपर 12% निकालेंगे हम।
ये फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरी क्या हो गई, इंटरेस्ट इनकम। सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट निकालेंगे, तो सर 95663 प्लस 11480 कितना परसेंट था, 12%। तीनों को जोड़ दो तो मेरा कितना आता है, 1,20,000 के आसपास। तो इसको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फाइनेंस को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया। तो आपसे आईएफआरएस के पेपर में इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना पूछ सकते हैं। तो ये मेरी हो गई रेवेन्यू और ये मेरा इंटरेस्ट। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये सेकेंड ईयर का मेरा है इंटरेस्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। तो जब ट्रांजैक्शन प्राइस में रेवेन्यू अलग हो और फाइनेंस कंपोनेंट अलग हो, तो ट्रांजैक्शन प्राइस में दोनों को क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस में एक वेरिएबल कंपोनेंट का भी हमने एग्जांपल समझा और हमने एक सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट का भी एग्जांपल यहां पर समझा है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट का, जरा इसका आप मुझे बताएंगे कि कितनी रेवेन्यू है इसमें। मैं इसका आंसर छुपा लेता हूं, आपने मुझे बताना है कितनी इसमें फाइनेंस कंपोनेंट है। मैं इसको पॉज कर रहा हूं, आप लोग करके बताएंगे, क्योंकि इनको हम पढ़ते हैं पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट 31 दिसंबर 2007 लेंसडेल सोल्ड प्रॉपर्टी एक्स टू कस्टमर 12,100 पेबल 24 मंथ आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद 12,100 देना है 24 महीने के बाद। कस्टमर ऑब्टेन द कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन। तो हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पे ही दे दिया है। द कैश सेलिंग प्राइस इज 10,000 विच रिप्रेजेंट द अमाउंट कस्टमर वुड पे अपॉन डिलीवरी ऑफ द सेम प्रोडक्ट। तो कस्टमर ने जैसे ही डिलीवरी ली वैसे ही 10,000 दे देता है कैश सेलिंग प्राइस। अंडर द अदरवाइज आइडेंटिकल टर्म एंड कंडीशन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 8,000। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 10,000 रुपये अगर कोई हमसे इमीडिएटली खरीदता है तो हम उससे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन इस कस्टमर से हम कितना चार्ज कर रहे हैं, 12,100। तो 12,100 और 10,000 के बीच का जो डिफरेंस है, इससे जो हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं वही तो हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। तो सिग्निफिकेंट फाइनेंस कस्टमर कंपोनेंट हमारा ऐसा हो सकता है कि सर मतलब आप ये भी कहना चाहते हैं कि जो कैश सेलिंग प्राइस है सेम टर्म पर, जो सेम कैश सेलिंग प्राइस और जो उस कस्टमर को क्रेडिट टर्म पे दे रहे हैं, क्रेडिट टर्म प्राइस, इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। तो आपको क्या करना है, हर उसके बीच में सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट और उसके बीच में क्या है, डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए। तो हमने पढ़ा कि सर ट्रांजैक्शन प्राइस के बीच में, तो देखिए बुक्स में आपको ऐसे एग्जाम्पल भी दिए समझाने के लिए। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया था अलोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को, जो डिफरेंट अलोकेशन होते हैं उसको किसके बेसिस पे अलोकेट करते हैं, स्टैंड अलोन प्राइस के बेसिस पर। अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा है कि सर जो ट्रांजैक्शन प्राइस होती है उसको डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर उसकी स्टैंड अलोन प्राइस के बेसिस पे क्या करना है, अलोकेट करते आपको आना चाहिए। जो मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, ये ऊपर दिया था कि नहीं, जिसमें आपने परसेंटेज के बेसिस पे पढ़ा था मुझसे, ये जो हमारा क्या था, ये हमने स्टैंड अलोन प्राइस के बेसिस पे क्या किया था, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को
दिया था। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आपने स्टैंड अलोन प्राइस के बेसिस पर क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद हमने लास्ट कंडीशन पढ़ी थी उसके बाद कि रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दिया जाए। तो देखिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करने की भी दो टर्म्स होती हैं, एक होता है गुड्स के केस में और एक होता है सर्विसेज के केस में। तो गुड्स के केस में तो जैसे ही कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता एट ए पॉइंट इन टाइम, आप बताइए कोई मोबाइल लेने आया, कोई कपड़ा लेने आया, आपने उसको कपड़ा दे दिया तो आपने तुरंत क्या कर दिया है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन क्या सर्विस इमीडिएटली दी जा सकती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दी जाती है? तो रेवेन्यू सर्विसेज को तो हम ओवर द पीरियड, जैसे आपने किसी से कोई मैगजीन ले ली है तो मैगजीन आपको मंथली आ रही, कोचिंग सर्विसेज, रेंटल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे इस रेवेन्यू को हम क्या करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो बेसिकली ये जो 5 मॉडल थे जिसके बेसिस पर हमने क्या करना है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। तो आज ये जो पहला लेक्चर था IFRS 15 का, उसमें हमने 5 बातें सीखी कि किस तरीके से हम रेवेन्यू को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ट्रांजैक्शन प्राइस होना चाहिए, अलोकेशन ऑफ द प्राइस, और जैसे ही आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करते हैं रेवेन्यू को आप क्या कर लेते हैं। कल इसके बाद का लेक्चर में हम कुछ कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रेवेन्यू, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रेवेन्यू को सीखेंगे। तो ये लेक्चर यूट्यूब पे भी डाला जाता है, इसके आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इसको दोबारा एक बार रीड कर सकते हैं। PDF अभी आपको दे दी गई है, बुक्स आपको कुछ दिन बाद मिलेगी, जैसे ही नया वर्जन दिसंबर के लिए आ जाएगा तो तब तक अभी आप स्कैन से काम चलाइए। कल भी हम मिलते हैं। तो आपको एक टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, उस पर ये वीडियोस आ जाते हैं, तो इसको देखते हुए साथ साथ नोट्स बनाइए, तो IFRS पास करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये पहला लेक्चर था IFRS 15 का। चलिए कल मिलते हैं।